ओके, सो वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी में सबका स्वागत है। माय नेम इज दिलीप सिंह चौहान एंड आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई लव टू टीच फिजिक्स। फिजिक्स इज माय ओल्ड फ्रेंड। सो आप अनअकैडमी के लिए प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस में आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। इसमें डेली लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज इसमें हैं जिनसे आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिलेगी। जो आपके टेस्ट और क्विज जो होते हैं उससे जो आपकी तैयारी है वो बेहतर बनेगी और आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है बीच में आ रही है, जिनका सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आइकॉनिक एज वेल। सो आइकॉनिक में क्या डिफरेंस रहेगा प्लस से? आइकॉनिक में बेसिकली आपको क्या होगा कि पर्सनल कोच आपको मिलेंगे, ठीक है, जो आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट योर जर्नी कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। जो आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर कर देंगे। आपको टेस्ट एनालिसिस करके देंगे आपके कि जैसे टेस्ट में आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, वो सारी चीजें आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। स्टडीज है जो आपकी वो प्लानिंग करके देंगे लोग, ठीक है। जितने भी एजुकेटर्स हैं जो आपको मेंटर मिलेंगे वो मेंटर आपको वीकली रिव्यूज देंगे, आपको फीडबैक बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको कहाँ पे कमी है और कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपको प्लस के सारे बेनिफिट इसमें मिलेंगे, ओके, आइकॉनिक में। यानी प्लस के सारे बेनिफिट जो है आइकॉनिक में इंक्लूडेड है। तो ये एक्स्ट्रा जो है आपको मेंटरशिप मिलेगी जिससे आपको बहुत फायदा होगा। एंड दिस इज द प्लान फॉर आइकॉनिक। आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर ए लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है। वो आपको इकोनॉमिकली भी फायदा देगा और इतना टाइम वैसे ही लगता है, ओके, 12 मंथ्स 24 मंथ्स इतना नीट के लिए चाहिए होता है। एंड यू कैन यूज माय कोड DS01 टू अवेल डिस्काउंट। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर प्लस, ओके। अगेन आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर ए लॉन्ग टर्म प्लान, है ना, क्योंकि इतना टाइम नीट जेई में लग जाता है। सो यू कैन यूज माय कोड DS01 एंड यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इट्स कंप्लीटली फ्री, ठीक है, इसका फायदा उठा सकते हैं आप। सो आज हम रोटेशन के कुछ PYQs है जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कुछ PYQs है जो डिस्कस करेंगे, ओके। सो सबसे पहले हैप्पी दिवाली सब लोगों को। दिवाली की खुशियां चल रही है, बढ़िया है। दिवाली के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, ओके। सो इसलिए ताकि अगली दिवाली जो है आपकी और खुशहाल हो, है ना, और अच्छी हो। सो गाइस हैप्पी दिवाली। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ रोटेशनल डायनेमिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स, ओके, रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। द रेशियो ऑफ radius of gyration of a circular disk about a tangential axis in the plane of the disk and of a circular ring of the same radius about a tangential axis in the plane of the ring is। तो सबसे पहले देखो, दो चीजें आपको दे रखी है, एक डिस्क है और एक रिंग है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो गिवन डिस्क या रिंग है उसका गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। इफ यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए पर्टिकुलर object and about a particular axis, then you will easily calculate the radius of gyration। तो सबसे पहले देखते हैं about a tangential axis in the plane of the disk, ठीक है। tangential axis है प्लेन डिस्क के प्लेन में, जैसे ये डिस्क है, ठीक है, टेंजेंशियल है। यहाँ मान लेते हैं, कहीं भी मान लो, एक ही बात है। इसके अबाउट तो हम जानते हैं, देखो सबसे पहले कि जो इसका डायमीटर होता है वो वाली एक्सिस जो है इसके डायमीटर से जो निकलती है उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं। जो परपेंडिकुलर वाली होता है उसका होता है mr²/2। डायमीटर वाली एक्सिस जो होती है उसका होता है mr²/4, ठीक है। इसका mr²/2, इसका mr²/4। तो इसका जो आई होगा वो कितना होगा? आई सेंटर ऑफ मास प्लस md² हम लिख सकते हैं, आई सेंटर ऑफ मास प्लस md²। सो आई सेंटर ऑफ मास इज mr²/4 प्लस md² इज mr²। तो ये कितना बन जाएगा? 5/4 mr², ओके। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। किसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये है इस डिस्क के लिए, ठीक है। ये जो डिस्क है ना इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिंपली वी कैन राइट, ठीक है। अब देखिए आगे अगर हम देखें, ठीक है, तो आगे क्या होगी, एक रिंग ले लेते हैं, एक रिंग भी ले सकते हैं हम यहाँ पे,
जो नेक्स्ट अपना ऑब्जेक्ट है वो रिंग है, दिस इज डिस्क। एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं रिंग, सो दिस इज अ रिंग, ठीक है। इसकी कौन सी एक्सिस है? of a circular ring of the same radius about a tangential axis in the plane of the ring is same radius है given, ठीक है। मास भी सेम है इसका दोनों का, ठीक है। तो ये वाली एक्सिस ले लेते हैं फिर से इसमें भी, इसके बाद घूमेगा ये आपकी क्या है, ये आपकी होगी जो डायमीटर के लॉन्ग है ना, डायमीटर के लॉन्ग वाली है, ठीक है। तो इसके अबाउट रिंग है, रिंग का हम जानते हैं इसका कितना होता है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर होती है उसका होता है mr स्क्वायर, इसका होता है mr स्क्वायर बाई 2। ओके, ये इसका आई लिख लेते हैं, तो आई देखो क्या लिखेंगे फिर से, आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। सो आई सेंटर ऑफ मास इज सिंपली mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर, डी कितना है, आर होगा, ये वाली डिस्टेंस इसमें भी आर थी, इसमें भी कितनी आर है, ये आर होगा, दिस इज आर, तो एम आर स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन हम k1 लिख लेते हैं, k1 लिख लेते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं एम के स्क्वायर, एम के वन स्क्वायर। तो यहाँ से देखो k1 कितना आया, k1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से इजीली, k1 विल बी इक्वल टू √5/4 आर है ना, √5/4 आर हो जाएगा, ये √5/4 आर। इसको हम लिख लेते हैं k2, सो एम के टू स्क्वायर। यहाँ से देखिए आप k2 कितना आ जाएगा, k2 विल बी √3/2 आर। इन दोनों का रेशियो पूछा है, ठीक है, रेशियो निकाल दो इनका बस सिंपली, कैसे, k1/k2, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ k1/k2, k1/k2 इज इक्वल टू आर से आर तो कट जाएगा, √5/4, √3/2, 3 नीचे 2 ऊपर, तो ये कितना बना 5/6 बन जाएगा ना, 2 4 5/6 है ना, तो √5/6, तो √5 √6 ये रेशियो आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, वो सिंपल है, कुछ भी नहीं था। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है तो डेफिनेटली यू कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जाइरेशन, एंड अगर आपको वो पता है तो डेफिनेटली आप किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन पता है तो आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट का रेशियो लिख सकते हैं बहुत इजीली ऐसे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Four objects, each of mass m, are kept gently to the opposite ends of two perpendicular diameters of the ring. The angular velocity of the ring will be, ठीक है। So इसका देखो कैसे करोगे, a thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with constant angular velocity omega. Four objects each of mass m are kept gently to the opposite ends of two perpendicular diameters of the ring. The angular velocity of the ring will be, सिंपल है, देखो क्या है। सबसे पहले एक रिंग है जो ओमेगा से घूम रही है, दिस इज अ रिंग, ये फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस में एक रिंग है सिंपल, ठीक है। दिस इज अ रिंग, कितनी रेडियस है इसकी, आर रेडियस, दिस इज आर, इसका मास कितना गिवन है, एम मास गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए आप, तो हम क्या लिखेंगे, ये से दूसरे केस में देखो क्या हुआ, दूसरे केस में इन केस नंबर 2, ये सेकंड केस में हमने क्या करा, इसका मास तो m ही है, चार मास रख दिए ना, ये m स्मॉल m डायमीटरली अपोजिट, यानी चार ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो अभी तो ये कितने से घूम रही थी, ओमेगा से, ओमेगा से। अब इसका ओमेगा कितना मान लेते हैं, ओमेगा डैश जो पूछा है, तो ओमेगा डैश जो न्यू ओमेगा है वो कितना होगा। तो ऐसे वाले केसेस में क्या करते हैं हमेशा, जब भी नया एडिशन हो मास का, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, दैट्स व्हाई वी कैन राइट फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एल क्या होता है, आई ओमेगा, सो वी कैन राइट I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2,
ओके, सो I1 इस वाले केस में देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका mr², तो हम लिखेंगे सॉरी m कैपिटल है mr² ओमेगा इज इक्वल टू I2 देखना इस बार क्या होगा mr² तो रिंग का हो जाएगा प्लस ये जो चार इनका हर का क्या होगा m इंटू इस सेंटर से इसके कितने डिस्टेंस r है ना, तो इनका कितना होगा 4 इंटू mr² स्मॉल mr² इंटू ओमेगा डैश। तो यहां से देखिए ओमेगा डैश क्या आएगा, ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू m तो m रह जाएगा, r² सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो m होएगा ओमेगा अपॉन r² कैंसिल आउट हो गया, क्या बनेगा m+4 है। सो जो नया ओमेगा रहेगा वो क्या आएगा, कैपिटल M ओमेगा अपॉन m+4m। ऐसे टाइप के क्वेश्चन नीट में काफी बार पूछे जा चुके हैं, है ना, काफी बार ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल था, कुछ नहीं करना है, क्या करना था, एंगुलर मोमेंटम था जो, उसको हमें क्या करना है, कंजर्व करना है सिंपली, और कुछ नई चीज इसमें नहीं है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा मास अपन अगर बाहर से ऐड करते हैं, जब भी आप ऐड करोगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, एंड आप अप्लाई कर दीजिए I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, बहुत इजीली आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो two particles which are initially at rest move towards each other under the action of their internal attraction. If their speeds are v and 2v at any instant, then the speed of center of mass of the system will be। ठीक है, देखो क्या बोला, दो मास गिवन है तो हम बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज m1, दिस इज m1। ठीक है, यहाँ पे m2 बना लेते हैं, दिस इज m2। ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, v इनिशियल कितना है इसका 0, u इसका भी 0 है, इसका भी u कितना है 0 है। ठीक है, ये दोनों एक तरफ अट्रैक्ट हुए हैं ना, अट्रैक्शन, इंटरनल अट्रैक्शन है इनके बीच। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हुए। ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है 0 है, तो देखना हमेशा अट्रैक्शन तो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखते हैं F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m ए सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो F एक्सटर्नल 0 है क्योंकि इंटरनल फोर्स है सिर्फ, तो F एक्सटर्नल अपना 0 है, तो m ए सेंटर ऑफ मास क्या है 0, तो ए सेंटर ऑफ मास कितना है 0। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है ही नहीं है, इसका मतलब द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, द स्पीड ऑफ COM will be constant थ्रू आउट द मोशन। ओके, अब किसी पॉइंट पे आके बोल दिया एक की वेलोसिटी v है, एक की वेलोसिटी 2v है, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, v हो चाहे 2v हो। ठीक है, v हो चाहे 2v हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। u सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। हमें वैसे ही पता है u1 u2 दोनों जीरो है, इनिशियली रेस्ट पे हैं, तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी थी 0, तो ये चेंज नहीं होगी। तो हमेशा v सेंटर ऑफ मास किसी भी टाइम पे कितनी रहेगी 0, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास चलेगा ही नहीं। ओके, ये दोनों एक दूसरे के आसपास आएंगे, बट सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। सेंटर ऑफ मास जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, COM विल रिमेन एट रेस्ट। ओके, सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 0। सो देयर विल बी नो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज स्टेशनरी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा, एक ही जगह रुका रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, ए राउंड डिस्क of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through its center is placed over another disk of moment of inertia I1 rotating with an angular velocity omega about the same axis. The final angular velocity of the combination of disks is a round disk of moment of inertia I2
अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज प्लेस्ड। देखो क्या हुआ, I1 से एक डिस्क घूम रही है, तो हम लिख देते हैं, बना देते हैं डायग्राम। हमारे पास ये डिस्क है, ये घूम रही है ऐसे, कितने से, ओमेगा से, ये कितना I1 है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख लेते हैं। ऐसे सवालों में हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे भाई, अभी पहले ही बताया था मैंने, सेम पहले जो बताया था सेम तरीके का सवाल ही ये है। तो इनिशियल देखो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, L इज I1 इंटू ओमेगा, सिंपली I1 इंटू ओमेगा, ये लिख दिया मैंने। अब क्या किया, L इनिशियल, अब हमने क्या किया कि एक डिस्क और लेके आए, ये I1 एक डिस्क ये रही, इसके ऊपर एक दूसरी डिस्क रख दी, ठीक है, इसका I1 था, इसका कितना I2 है, ये तो था। अब ये कुछ नए ओमेगा से घूमेगी, लेट्स से दिस ओमेगा इज ओमेगा डैश, तो एल फाइनल लिखते हैं। एल फाइनल क्या होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश। ओमेगा डैश से पूछा है, और हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या करेंगे, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, एल इनिशियल इज I1 ओमेगा इज इक्वल टू एल फाइनल इज I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश। ओमेगा डैश पूछा है, ओमेगा डैश इज इक्वल टू I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2। ओके, सो दिस विल बी द न्यू ओमेगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। I1 वाली ओमेगा से घूम रही थी, सो I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल है, कुछ नहीं करा है आपने, एंगुलर मोमेंटम को क्या किया, सिंपली कंजर्व किया है, और कुछ नया काम हम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। जो हमें दिया हुआ है पुराना सवाल में कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियल लिख दो, फाइनल लिख दो, दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल करने से क्या बनेगा, ओमेगा डेज की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो this is the next question. Uh, the moment of inertia of a disk of mass m and radius r about an axis which is tangential to the circumference of the disk and parallel to its diameter is, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है ऑफ ए डिस्क of mass m and radius r about an axis which is tangential to the circumference of the disk and parallel to its diameter. Okay, let's make the disk. सबसे पहले हम डिस्क बना लेते हैं, दिस इज अ डिस्क, ये डिस्क बना ली हमने, ठीक है। m मास इसका, r रेडियस है, फिर क्या बोला है, which is tangential to the circumference and disk and parallel to its diameter. Okay, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट पूछा है, टेंजेंशियल यहाँ पे अभी करा था ऐसा सवाल हमने, इस वाली एक्सिस के अबाउट पूछा है, ठीक है। और डायमीटर के पैरेलल है, तो डायमीटर वाली एक्सिस का हम जानते ही हैं कितना होता है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, डी है, तो ये तो सेंटर ऑफ मास वाली होगी, तो आई सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले इसका कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, है ना। देखो डायमीटर वाले का कैसे निकालेंगे, तो हम लेते हैं दो डायमीटर ले लेते हैं, दिस इज डायमीटर 1, दिस इज डायमीटर 2, लेट्स से दिस इज आई एक्स, दिस इज आई वाई, दिस इज आई जेड, ठीक है। हम जानते हैं आई एक्स और आई वाई तो इक्वल होंगे क्योंकि दोनों डायमीटर है, आई एक्स और आई वाई को हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। तो देखो हम जानते हैं आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, तो टू आई एक्स और आई वाई दोनों इक्वल है, आई कितना हो गया, टू आई इज इक्वल टू आई जेड कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है डिस्क के लिए, तो आई कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। तो जो ये सेंटर ऑफ मास वाली है, जो डायमीटर के अलोंग, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 4। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें आई निकालना है कि क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम डी स्क्वायर इज एम आर स्क्वायर, तो यहाँ से देखो 1 प्लस 1/4 कितना बन गया, 5/4 एम आर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा,
5/4 mr²। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत इजी सवाल है। डायमीटर के अलोंग निकालने के लिए आपको चाहिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और जो डायमीटर के पैरेलल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई ओके, आई होप दिस इज क्लियर। देखो, तो 5/4 mr², ऑप्शन वे ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। A ring of mass m and radius r rotates about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with angular velocity omega. Its kinetic energy is equal to। बहुत सिंपल सा सवाल है ये तो। ओके, a ring of mass m and radius r rotates about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with angular velocity omega. Its kinetic energy will be। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, रिंग है। लेट्स से दिस इज अ रिंग। ठीक है, ये वाली एक्सिस के अबाउट ही घूम रही है, कितने से, ओमेगा से, इसी के अबाउट घूम रही है। या तो हम जानते हैं सिंपली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो आई हम जानते हैं रिंग के लिए इस वाली एक्सिस के अबाउट कितना होता है, आई इज एम आर स्क्वायर। तो आई की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो हाफ आई कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यही पूछा है। ठीक है, सो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत इजी था, कुछ भी इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a uniform circular disk about diameter is I. Its moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through a point on its rim will be। Moment of inertia of uniform circular disk about a diameter is I। Okay, ये डिस्क है, डायमीटर के अबाउट, ये वाला डायमीटर मान लेते हैं, इसके अबाउट कितना है, आई है, गिवन है। Its moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through a point on its rim will be। इसके अबाउट पूछा है। ठीक है, ये जो है परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए और रिम के, इसके रिम में पॉइंट पे होनी चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये ऐसे है, तो आपको इसके अबाउट गिवन है, इसके अबाउट कितना आई गिवन है। सबसे पहले इसका लिख लेते हैं, इसका हम जानते हैं आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी भी बताया था मैंने। इसका आई कितना होता है, आई होता है आपका एम आर, डिस्क है ना ये, यस इट्स अ डिस्क। तो डिस्क का डायमीटर वाली के लॉन्ग कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 4। क्यों, क्योंकि सेंटर वाली जो ये एक्सिस है इसके अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, और जो ये डायमीटर वाली है उसके अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई 4। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4, ये गिवन है, सवाल में गिवन था ये। अब देखना इसके अबाउट पूछा है, इस वाले एक्सिस के अबाउट। तो इसका देखना कैसे लिखेंगे, आई, ये आई सेंटर ऑफ मास वाली है, और ये डिस्टेंस कितनी आर है। देखो ऐसे बना सकते हैं हम इसको, मैं रिंग को ऐसे बना रहा हूँ कि तुम्हें बेसिकली दिखे। इस वाले एक्सिस के अबाउट पूछा है ना, ये जो जा रही है, और यहाँ से सेंटर ऑफ मास वाली का हम जानते ही हैं कितना होता है। तो इसका देखो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, इसका आई, इसका आई दे रखा है, इसका आईडेस लिख लेते हैं। तो आईडेस इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। सो आई सेंटर ऑफ मास इज गिवन, आई सेंटर ऑफ मास इज सिंपली डिस्क के लिए कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2।
तो इसका होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर कितना होगा एम आर स्क्वायर, तो ये कितना बना 3/2 एम आर स्क्वायर है ना, 3/2 एम आर स्क्वायर। यहाँ से एम आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4i, सिंपली एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4i है, तो यहाँ से देख सकते हो आप एम आर स्क्वायर की जगह 4i लिख दो, तो 3/2 इंटू एम आर स्क्वायर की जगह कितना लिख दिया 4i, तो ये कितना बन गया 2 इंटू 3 कितना बन गया 6i, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6i अपना आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इस वाली एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6i। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल था, ये वाली एक्सिस के अबाउट पूछा तो 6i आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बहुत ही इजी सा सवाल था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A rod of weight W is supported by two parallel knife edges A and B and is in equilibrium in horizontal position. The knives are at a distance d from each other. The center of mass of the rod is at distance x from A. Okay. The normal reaction on A is. This is a very good question. तो देखो सबसे पहले रोड बना लेते हैं। So this is a road. ये रोड बना लेते हैं। So this is a road. दिवाली के ढोल बज रहे हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस इज डी, दोनों के बीच नाइफ्स के बीच डिस्टेंस कितनी है डी है, यस दिस इज डिस्टेंस इज डी। ओके, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, एक तरफ ए रख लेते हैं एक तरफ बी रख लेते हैं। लेट्स से दिस इज ए दिस इज बी। ओके, अब क्या बोला है, द नाइव्स आर एट डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, ठीक है। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, लेट्स से ये सेंटर ऑफ मास है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, कितने डिस्टेंस पे यहाँ से एक्स पे, कूल। अब क्या बोला है, वेट डब्ल्यू गिवन ही है इसका, नॉर्मल रिएक्शन एट ए, ए पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगी ये पूछिए एन ए क्या होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, टॉर्क बैलेंस करना है, तो यहाँ से वेट लगेगा डब्ल्यू सेंटर ऑफ मास पे, मैं इस बी के अबाउट टॉर्क जीरो कर रहा हूँ, टॉर्क अबाउट बी इज इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम में तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट करो जीरो ही होगा, तो बी के अबाउट देखो इस डब्ल्यू का ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी डी माइनस एक्स, तो इस डब्ल्यू का टॉर्क क्या आएगा डब्ल्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज डी माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये किधर है एंटी क्लॉकवाइज है डब्ल्यू का, बी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, फिर ए का किधर है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज वो कितना है एन ए इंटू कितना है डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो एन ए कितनी है डी होगी, तो यहाँ से अपने को एन ए तो कैलकुलेट करना है, एन ए विल बी सिंपली डब्ल्यू डी माइनस एक्स अपॉन डी। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन एट ए, ये ए पे आ जाएगी, और क्या पूछा है यस डब्ल्यू डी माइनस एक्स अपॉन डी, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ए पे पूछिए, बी पे पूछेगा तो बी पे कैसे कैलकुलेट करोगे आप, बी पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे बी पे, सिंपल है, बी पे क्या करना रहेगा आपको, आप सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखिए, एन ए जो डब्ल्यू है वो एन ए और यहाँ के लगेगा एन बी लगेगा ना, बी देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन ए प्लस एन बी किसके इक्वल हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, तो यहाँ से एन बी क्या आ जाएगा डब्ल्यू माइनस एन ए, डब्ल्यू माइनस एन ए, सो डब्ल्यू माइनस एन ए, ये एन ए करोगे तो इसमें से डब्ल्यू कॉमन ले लेता हूँ, वन माइनस डी माइनस एक्स अपॉन डी, ठीक है, तो सिंपली देखो डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपॉन डी आ जाएगा, तो डब्ल्यू एक्स अपॉन डी, सिंपली ये आंसर आ जाएगा। तो आपको एन ए भी कैलकुलेट कर सकते हो आप ऐसे, और एन बी भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो तो देखिए इसमें कुछ तरीके के सवाल हैं जो इसमें हमने नहीं लिए हैं, तो वो वापस ले लेते हैं, जैसे रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन के देखो सवाल जब भी आएंगे तो किस तरीके के आएंगे,
आपको ऐसा पूछा जाएगा कि जैसे मान लेते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऐसा देगा कि ऑब्जेक्ट दे देंगे आपको, 3 ऑब्जेक्ट दे देंगे। ठीक है, ये एंगल दे दिया थीटा, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दे देगा ऐसे। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। फिर आपको पूछेंगे कि ये रोल डाउन कर रहे हैं, ओके, रोलिंग कर रहे हैं, तो विच ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। एक तो ये सवाल पूछा जाता है इसमें, ओके, ये सवाल पूछते हैं एक तो। दूसरा पूछते हैं कि नीचे स्पीड किसकी होगी, स्पीड कंपेयर करनी पूछेंगे। ठीक है, सब चीजें पूछेंगे। तो उसमें सिंपली एक चीज है जो आपको याद रखनी है। तो जब भी रोलिंग हो, प्योर रोलिंग, मतलब 2 फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं। देखो फिर बहुत इजीली सवाल हो जाएंगे आपसे। तो रोलिंग के 2 फॉर्मूले हैं इंक्लाइन पे। थीटा जब भी दिया हुआ हो, रोलिंग कर रहे हो, तो देखो, तो आप ए लिखोगे जब भी एक्सेलरेशन लिखोगे ना, एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन ए कैसे लिखोगे? ए का फॉर्मूला आपका आएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ओके, ये आपका ए का फॉर्मूला है। रोलिंग में जब भी प्लेन से रोल डाउन करेगा तो ए का फॉर्मूला है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। और फ्रिक्शन जब भी पूछे, ओके, ये आपको फ्रिक्शन पूछे जब भी, कि एफ क्या होगा, एफ का फॉर्मूला बनेगा कि कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो वो बनेगा एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, इसका उल्टा हो जाता है, एम आर स्क्वायर अपॉन आई। ओके, एफ में ऊपर एम आता है, ए में ऊपर आई आता है, ऐसे याद रखना है। अब देखो आप, तो जैसे मान लेते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिनकी अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप बोलो, लेट्स से कि अपने पास एक एम आर स्क्वायर अपॉन आई, इसका ही तो रेशियो देखना है। तो एक ऑब्जेक्ट ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से ये स्फेयर है। ठीक है, लेट्स से ये डिस्क है, ये है होलो सिलेंडर। ठीक है, और ये मान लेते हैं रिंग है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं आई। इसके लिए क्या होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। तो 2/5 एम आर स्क्वायर, इसके लिए होता है आई आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। होलो सिलेंडर के लिए होता है, जो रिंग के लिए होता है, कितना? एम आर स्क्वायर। इसके लिए भी, रिंग के लिए भी आई कितना होता है? एम आर स्क्वायर। तो आई अपॉन एम आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, इसको आपको पॉइंट्स में रखना है हमेशा। तो आप कंपेयर इजीली कर लोगे ना। जैसे इसको लिख सकते हैं हम 0.4 एम आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 एम आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एम आर स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर सिंपली। ठीक है, तो अब देखो, आपको पूछे कि ये 4 चीजों को ऊपर से रोल किया है ना, देखो यहाँ से रोल किया, इन चारों को यहाँ से रोल किया, तो कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले ग्राउंड पे आ जाएगा, फर्स्ट ग्राउंड पे कौन सा आएगा? ठीक है, तो आप देखेंगे कि आई का, आई जो है, देखो ना यहाँ वाले फॉर्मूले में ए जो है, ए में जिसका आई ज्यादा, देखो, जिसका आई ज्यादा उसके नीचे की वैल्यू ज्यादा रहेगी। नीचे की वैल्यू ज्यादा रहेगी ना, नीचे की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो ए क्या रहेगा? कम। तो इसका मतलब ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या? आई ज्यादा, तो ए क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए ना, ए कम होएगा। ठीक है, सिंपली। तो देखो, यहां से हम लिख सकते हैं इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया is more, that means what does this thing mean? This means acceleration of the object down the plane will be less, एक्सेलरेशन लेस होगा। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? कम। और एक्सेलरेशन अगर कम हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसका क्या मतलब होगा?
इसका मतलब होगा ऑब्जेक्ट विल टेक मोर टाइम, ऑब्जेक्ट विल टेक मोर टाइम टू रीच। एक्सेलरेशन कम है ना, acceleration of the object is less, the object will take more time to reach। ओके, तो जिसका ये आई जो है ज्यादा रहेगा, जिसका आई ज्यादा रहेगा, जैसे ये है, इनमें जिनका आई ज्यादा रहेगा, अगर आई ज्यादा रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। एक्सेलरेशन कम होगा, अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना टाइम। और ऐसे ही सिंपली आप किसके लिए लिख सकते हैं, फ्रिक्शन के लिए भी लिख सकते हैं आप, फ्रिक्शन के लिए भी लिख सकते हैं। देखो फ्रिक्शन में उल्टा है, ये ध्यान रख लेना। F इज इक्वल टू आपका एम जी साइन थीटा अपॉन 1 + mr² अपॉन आई है। इस वाले केस में अगर आई ज्यादा, देखना, इफ आई इज मोर, देन ये जो नीचे वाली वैल्यू है, पूरी पूरी नीचे वाली वैल्यू कौन सी, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर नीचे वाला ज्यादा रहेगा तो पूरी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कम होएगी तो फ्रिक्शन क्या होएगा, ज्यादा। ओके, सो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट है वो तो ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज इंक्रीज हो रही है, तब क्या चीज डिक्रीज होएगी, जब भी आप कुछ इनके बारे में स्टेटमेंट्स दे पाओगे। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी गाइस जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो नीट में देखो, नीट में जो सवाल आते हैं रोटेशन से, बेसिकली रोटेशन से जब भी सवाल आते हैं तो कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल आपका बनता है टॉर्क का। ठीक है, सबसे पहले टॉर्क का सवाल बनेगा। तो टॉर्क में लेडर प्रॉब्लम मैंने बता दी आपको। ठीक है, ढंग से करवाइए, यू कैन जस्ट गो एंड चेक माय प्लेलिस्ट। लेडर प्रॉब्लम्स मैंने बता दी है आपको, बैलेंस सीसो बैलेंसिंग मैंने बता दी है, तो यहाँ से एक प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, उसके अलावा हमेशा जो मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम बनती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से सवाल आता ही आता है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दोनों थ्योरम और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, डेफिनेटली पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। फिर तीसरा जो सवाल बनता है, इसमें फिक्स है, अगर आपको ये पकड़ लिया आपने, तो अब इसका सवाल गलत ही नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, या तो टॉर्क का सवाल आता है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल आता है, या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल आता है, या एंगुलर मोमेंटम लिखते कैसे हैं वो सवाल आता है। फिर जो रोलिंग में सवाल आता है वो मैंने बताया तुम्हें, जो लास्ट में बताया ना भी, फ्रिक्शन और वो वाला। ठीक है, ए एंड एफ वाला, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा होगा, यही सारी चीजें इनमें पूछी जाती है। यही चार जो मेजर टॉपिक है जहां से सवाल आता है, वो यही चार टॉपिक्स हैं। ओके, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है इनमें से। और जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है वो भी ज्यादा चेंज नहीं होता है। ओके, सेम जैसा ही आता है, ज्यादा चेंज नहीं होता है। टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी काफी सेम आता है हर बार, बार 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 सेम चीज रिपीट होती है। तो दिस वाज इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन एन अकेडमी। हैप्पी दिवाली, आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए। ओके, दिवाली के बाद सब लोग पढ़ें, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, दिवाली के इस पावन पर्व पर आपको बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, पढ़ाई करना स्टार्ट करिए और आगे बढ़िए। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली, आपको सब खुशियां मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन एन अकेडमी। थैंक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन एन अकेडमी। रोटेशन के बाद हम अब ऑप्टिक्स जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं।
और सेमीकंडक्टर भी पढ़ेंगे, है ना, ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली अगेन।